Hello dear students, I welcome you all on the Gravity Circle Biology channel and here is your Amrita Raval ma'am. Dear students, we have already begun with one chapter that is sexual reproduction and flowering plants जिसके अंदर एक lecture already complete हो गया जहां पर हम लोगों ने फ्लावर के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझा था, उसके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और हम लोगों ने स्टेमन के रिस्पेक्ट में और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन गैदर की थी. दैट वाज द लेक्चर नंबर 1. आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं. इसी पर्टिकुलर टॉपिक को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे जहां पर हम लोग बेसिकली मेल गेमीट फॉर्मेशन इन केस ऑफ प्लांट्स, द फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज एंजियोस्पर्म्स किस प्रकार से होता है इसके बारे में डिटेल समझेंगे. ठीक है, और उस प्रोसीजर का नाम होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. उस प्रोसीजर को हम लोग आज डिटेल में देखते हैं. So like in the last class you have already seen this much thing which I have already taught to you कि हमने जो है बेसिकली लेयर्स सराउंड करती हुई कौन कौन सी होती हैं, एक स्टेमन के अंदर, एंथर के अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती हैं जो कि सराउंड कर रही होती हैं, क्या होता है स्पोरोजेनस सेल्स. ठीक है, किस प्रकार से स्टोमियम बन के डेहिसेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये सारे हमने पॉइंट्स समझ लिए थे. और इसीलिए मैंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोसीजर ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो ये प्रोसीजर के अंदर क्या क्या चीजें होंगी इनको वन बाय वन विल टेक it with all the possible visual imagination as well as the diagrammatic explanation of everything. and आप लोगों की सुविधा के हिसाब से मैं थ्योरी या कॉन्टेक्स्ट ये जो भी रहता है इस पर्टिकुलर चैप्टर के रिलेशन में उसको भी स्लाइड्स में इनपुट कर देती हूँ ताकि थ्योरी भी रीड कर पाओ एक बार, तो एकदम पक्का हो जाए दिमाग के अंदर हर एक चीज. ठीक है, तो देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ पर हम लोगों को कुछ एक वर्ड मीनिंग समझने चाहिए पहले, जो कि मैं आप लोगों को पहले बताऊंगी, और वो है ये सिनोनिमस टर्म्स. ठीक है, कई बार क्या होता है प्लांट के रिप्रोडक्शन के अंदर टर्म्स जो सिनोनिमसली आती हैं उनके अंदर कंफ्यूजन बहुत बड़ा स्टूडेंट्स को हो जाता है. ठीक है, तो वो सिनोनिमस टर्म्स कौन कौन सी हो सकती हैं, मतलब कि किन दो टर्म्स का मतलब सेम होगा, वो टर्म्स को हम लोग आज देखने वाले हैं. तो पहले हम देखते हैं जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन्स. जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन्स को ही मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं. ठीक है, पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हैं, एंथर को माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं. ठीक है, स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये कुछ एक टर्म्स है जहां पर कंफ्यूजन होता है, बच्चे समझ नहीं पाते माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर एक्चुअल में क्या पढ़ रहे हैं. हम लोग कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर जस्ट studying the structure of, we are studying the formation of pollen grains. ठीक है, हम लोग pollen grain का ही फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में. तो ये जो सिनोनिमस टर्म्स हैं ये आप लोगों को बाय हार्ट होनी चाहिए. ये इतनी जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिस्पेक्ट में है, और यहां से यहां तक जो है दीज आर गोइंग टू बी विथ रिस्पेक्ट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ द प्लांट्स, द फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, जहां पर वर्ड आएगा कार्पल. कार्पल को हम लोग मेगास्पोरोफिल बोलेंगे. हमने मेगास्पोरोफिल कार्पल को बोला है और स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल. ठीक है, ओव्यूल वर्ड के लिए मेगास्पोरेंजियम बोल सकते हैं, जैसे कि एंथर के लिए हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे थे. एम्ब्रियो सैक जो है इसी को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं और एग को फीमेल गैमीट बोलते हैं. ठीक है, तो ये सारे सिनोनिमस टर्म्स हैं जो कि आप लोगों को याद होना जरूरी है या समझ आना जरूरी है, क्योंकि इन टर्म्स का बार बार इस्तेमाल होगा और वहां कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है. ठीक है, और एंथर क्या होता है, क्या ये दोनों सेम हैं या ये दोनों अलग हैं. पॉलन ग्रेन क्या होता है और माइक्रोस्पोर क्या होता है, क्या ये सेम है या ये अलग हैं. ठीक है, तो इनके वर्ड्स हमें सिनोनिमस टर्म्स जो हैं वो सारी की सारी पता होनी बहुत जरूरी है. तो अब आप लोगों को शायद ज्यादा बेटर क्लियर हो पाएगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हो जाएगा. दैट विल बी जस्ट अ प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स और दी पॉलिन्स. ठीक है, पॉलन ग्रेन्स. चलिए तो देखते हैं क्या होता है. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम लोग देख रहे हैं बेसिकली कि जब हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल की या तो पॉलन मदर सेल की, इन दोनों को ऑब्लिक करके लिख देती हूँ क्योंकि सेम बात है. माइक्रोस्पोर मदर सेल ही पॉलन मदर सेल है. ठीक है, ये जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग देखते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल्स या oogonia सेल्स, उनको हम लोग गैमीट मदर सेल बोलते हैं.
ठीक है। सिमिलरली हम लोग प्लांट किंगडम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स जब पढ़ रहे होते हैं तब हमें यही बोलना है गैमीट मदर सेल। अब गैमीट कौन सा है? मेल गैमीट, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? पॉलन मदर सेल। और मेल गैमीट पॉलन को ही हम लोग और क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो एक ही बात हो गई है। ये हो गया गैमीट मदर सेल मेल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मेल बेसिकली यूनिट ऑफ फ्लावर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। ओके, ये मियोसिस 1 अंडरगो करेगा। मियोसिस 1 हमेशा एक रिडक्शन डिवीजन होता है, तो रिडक्शन डिवीजन होने के कारण से यहां पर हमारे सामने आ जाएंगे 2 हेप्लॉइड सेल्स। ठीक है, तो हमारे पास में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल था इट वाज अ डिप्लॉइड सेल, और हमारे पास आ जाएंगे 2 हेप्लॉइड सेल्स। और ये क्योंकि दोनों सेल्स साथ में दिख रहे हैं हम लोगों को, हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर का डायड बन गया। ठीक है, डायड। और इसके बाद में ये माइक्रोस्पोर का डायड मियोसिस 2 में एंटर करेगा, और मियोसिस 2 के बाद में रिजल्टेंट हमारे पास टोटल 4 सेल्स हो जाएंगे, और इंडिविजुअल सेल को हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो क्या हो गए? माइक्रोस्पोर टेट्राड। और इस तरीके से देखा जाए तो एक सिंगल गैमीट मदर सेल मतलब कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल की मदद से हमारे सामने 4 माइक्रोस्पोर्स आ जाएंगे, या हमारे सामने बेसिकली 4 पॉलन्स आ जाएंगे जो कि फर्दर डेवलपमेंट में एंटर करने वाले हैं। ठीक है, तो पॉलन हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर भी अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर वी हैव 100 पॉलन मदर सेल्स, ठीक है, या पॉलन मदर सेल्स, ठीक है, या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, एक ही बात है। ओके, हाउ मैनी माइक्रोस्पोर्स विल बी फॉर्म्ड? ठीक है, माइक्रोस्पोर विल बी फॉर्म्ड, तो हमें इमीडिएटली आंसर करना है 4 से मल्टीप्लाई करते हुए। वी विल सी द आंसर विल बी 400। द रीजन बिहाइंड दैट कि यहाँ पर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से टोटल 4 माइक्रोस्पोर बन गए थे, इसीलिए 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग इसके अंदर, अगर हमारे सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। ओके, एक और पॉइंट कि प्लॉइडी लेवल क्या होगा, दैट इज वेरी डेफिनेट। यहाँ पर समझ में आ रहा है आप लोग को कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल जो है वो एक डिप्लॉइड सेल है। मियोसिस 1 में जब वो एंटर हुआ तब वो हेप्लॉइड 2 सेल्स बनाता है जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर डायड बोलते हैं। और मियोसिस 2 एक इक्वेशनल डिवीजन है, और क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन है इस कारण से यहाँ पर रिडक्शन नहीं होगा। डेफिनेटली हम क्रोमोसोम कंटेंट में रिडक्शन की बात नहीं करेंगे, इक्वेशन हो जाएगा, मतलब कि बराबर बराबर 2 मतलब कॉपीज बन जाएंगी बेसिकली। तो ये सारे ही माइक्रोस्पोर जो हैं ये हेप्लॉइड नेचर के होने वाले हैं। ठीक है, तो मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस के जैसा होता है। लाइक माइटोसिस इसके अंदर कॉपीज बनने वाली हैं, रिड्यूस नहीं होगा जेनेटिक कंटेंट। ठीक है, तो इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है। अब देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो हमें समझ में आ गया किस प्रकार से टेट्राड बनने वाला है। अब इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर का क्या होगा, ये वाला भी पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये डायग्राम देखेंगे, दिस वन। देखो, तो अभी आपको समझ आ रही है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और हर माइक्रोस्पोर मदर सेल ने टोटल 4 माइक्रोस्पोर्स को राइज दिया होगा। ऐसे करते करते तो बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर, ठीक है, इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर जहां पर स्पोरोजेनस टिश्यू था वहीं की बात हो रही है, वो कैविटी पूरी की पूरी पॉलन ग्रेन्स से भर जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिवीजन होके वो सब पॉलन ग्रेन्स बना देंगे। अब पॉलन ग्रेन्स को ही हम लोग माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं, राइट, भूलना मत बिल्कुल भी। ठीक है, माइक्रोस्पोर। तो अब ये पॉलन ग्रेन्स जो बन गए हैं ना, अब व्हाट विल हैपन दैट विद रिस्पेक्ट टू लिटिल बिट ऑफ टाइम, थोड़े समय के साथ में ये पॉलन ग्रेन्स जो है इसके ये जो एंथर है बेसिकली, ये एंथर जो है ये वाटर कंटेंट को लूज करना चालू कर देगा। ठीक है, तो वाटर कंटेंट को लूज करना चालू कर देगा तो हम बोल देंगे डेसिकेशन हो रहा है एक तरीके से, और डेसिकेशन का मतलब होता है ड्राइंग अप। ठीक है, तो डेसिकेशन होने के कारण से या ड्राइंग होने के कारण से, वाटर कंटेंट लूज होने के कारण से ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स जो कि पहले चिपके हुए थे साथ साथ में, 4 साथ में थे, वो सब अलग हो जाएंगे, दे विल सेपरेट आउट। और सेपरेट आउट होने के बाद में पॉलन ग्रेन्स कुछ इस प्रकार से नजर आएंगे जो कि हमारे नीचे वाले डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो है
यहाँ पर पॉलन ग्रेन सारे सेपरेट आउट हो गए और इनके बीच में स्पेसेस भी हैं क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग आउट हो चुकी है, सूख चुका है वो पूरा। और क्योंकि इस प्रकार से डेसिकेशन हुआ है तब जो यहाँ पर बीच में लाइन प्रेजेंट थी, ठीक है, जो कि डिमार्केटिंग लाइन हमने कहा था, वहां पर एक माउथ ओपन हो सकता है, ये कहा था मैंने कि ये लाइन जो है ये ब्रेक हो जाएगी, इट विल डेहिसेट, ठीक है, डेहिसेंस हो जाएगा इसका, और डेहिसेंस होने के कारण से माइक्रोस्पोर्स या pollen grains can be released outside, ठीक है। तो now these are the things which are very clear to you all right now। इतनी बातें सबको क्लियर है। इसके आगे डेवलपमेंट ऑफ pollen grain क्या होता है वो बताऊंगी, पर पहले थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करते हैं, ठीक है, रीड करके एक बार, क्योंकि जितना समझाया उतना थ्योरी तुम लोग को साथ साथ में आते जाना चाहिए। As each cell of स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल केपेबल था एक माइक्रोस्पोर टेट्राड को राइज देने के लिए। इनका ये मतलब है बोलने का, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो हैं, ठीक है, या पॉलन मदर सेल्स जो हैं, इनकी कैपेबिलिटी होती है कि ये एक जो है ये राइज दे सकते हैं 4 माइक्रोस्पोर्स को या माइक्रोस्पोर टेट्राड को। एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल लो या 4 माइक्रोस्पोर्स बोल लो, ठीक है, एक ही बात हो गई। ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन, ठीक है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द पॉलन मदर सेल थ्रू द मियोसिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये एक पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स के बनने की प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो ये जो हमने प्रोसीजर डायग्राम में देखा, ये यहां से लेके और यहां तक का ये था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं क्या बोलता है ये स्टेटमेंट। द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड, जैसे ही माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे, दे आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल रहे थे, ठीक है। एज द एंथर मैच्योर्स एंड डिहाइड्रेट, मतलब कि जैसे ही एंथर मैच्योर होता है और पानी को लूज करना चालू करता है, दे माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं, एंड देन नाउ दे विल स्टार्ट डेवलपिंग इनटू द पॉलन ग्रेन्स। अब ये पॉलन ग्रेन में डेवलप होना चालू कर देंगे। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों की मात्रा में माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और ये रिलीज होंगे कब, जब एंथर का डेहिसेंस हो रहा होगा। कुछ इस प्रकार से एंथर का डेहिसेंस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लास्ट क्लास के अंदर ये वाला लेक्चर मैंने बताया था, ठीक है। तो एंथर का डेहिसेंस हो रहा है और ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये लिबरेट हो जाएंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इतनी बात सबको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो हम अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि पॉलन ग्रेन्स जो बन गए हैं इनके बारे में हम लोगों को क्या क्या जानकारी जरूरी होती है। अब जैसे ही एंथर डेहिसेंस हो जाता है, एंथर का डेहिसेंस होने के बाद में ये पॉलन ग्रेन्स जो है बेसिकली ये लिबरेट हो जाते हैं सराउंडिंग्स में, और जो ये लिबरेटेड पॉलन ग्रेन्स हैं बेसिकली ये स्ट्रक्चरली डिफर कर सकते हैं, अलग अलग प्लांट में अलग अलग प्रकार के पॉलन ग्रेन्स बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपने बाय एनी चांस कभी हिबिस्कस का अपने आसपास में फूल देखा हो, फ्लावर, जिसको हिंदी में गुड़हल बोलते हैं, एक रेड कलर का फ्लावर होता है, ठीक है, और बहुत प्रोमिनेंटली पाया जाता है इंडिया में, काफी जगह पे लगा हुआ मिल जाएगा आपको वो, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर फ्लावर रहता है हिबिस्कस, ठीक है, इसको ये चाइना रोज भी बोलते हैं, इसके अंदर जब भी अगर आप उसके एक पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन वाले स्ट्रक्चर को टच करते हैं, देन यू विल गेट दैट योर हैंड्स विल कवर विद अ येलो कलर डस्ट, ठीक है। एक येलो कलर का डस्ट लाइक स्ट्रक्चर तुम्हारे हाथों के ऊपर चिपक जाएगा और वो होगा पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो इफ यू टच द ओपन्ड एंथर्स ऑफ हिबिस्कस, अगर बाय एनी चांस और एनी अदर फ्लावर, देन यू माइट गेट अ डिपोजिशन ऑफ अ येलो कलर्ड powdery pollen grains on your fingers, ठीक है। I have just mentioned the word dust over here, ठीक है। मैं आप लोगों को एक और बताती हूँ, पैलिनो शब्द होता है पॉलन के लिए, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं, और पैलिनो का मतलब होता है लैटिन टर्मिनोलॉजी में डस्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से आया डस्ट वर्ड कि डस्ट जैसा होता है, ये धूल जैसे होता है, धूल के कणों की तरह होता है, ठीक है। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, अगर आपने बाय एनी चांस ये पॉलन ग्रेन को लिया थोड़ा सा और पानी के ऊपर डाल दिया, स्प्रिंकल कर दिया, और फिर अगर आपने उसको ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर लगा के स्लाइड को, देन यू विल गेट
a different structure from your imagination. ठीक है, the pollen grains will appear very different. Microscopic structure जो होता है उनका it will be very different. ठीक है. Now the NCERT is telling us to try comparing the pollen grain structures of different flowering plants, and that you can do. ठीक है, आप कोशिश कर सकते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में आपको जो जो प्लांट्स दिखते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स उसके स्टेमन पोर्शन से जो अगर डेहिसेंस हो चुका है एंथर का, तो आप पॉलन ग्रेन्स जाके थोड़े थोड़े इकट्ठे करके देखो, आपको सारे पॉलन ग्रेन्स डिफरेंट नजर आएंगे. ठीक है, और माइक्रोस्कोप डेफिनेटली घर पर अवेलेबल नहीं होगा बहुत सारे बच्चों के, या अक्सर ही नहीं होता है. ठीक है, वो लैबोरेटरीज के अंदर ही होता है, तो वहां पर हम माइक्रोस्कोप से देखने वाला काम तो नहीं कर पा रहे हैं, पर हम लोग ये जरूर कर सकते हैं कि हम लोग उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से एज मच एज पॉसिबल मैग्नीफाई हो सके उसको उतना मैग्नीफाई करके देखें. ठीक है, तो भी हमें थोड़ी बहुत तो पिक्चर दिमाग में बनेगी कि अच्छा पॉलन ग्रेन कैसा सा दिखता होगा. ओके, सो दिस इज डन. नाउ यू विल बी रियली अमेज्ड दैट कितने अलग अलग कलर्स के पॉलन ग्रेन होते हैं. मैंने कुछ एक फोटोग्राफ लिए हुए यहाँ पे ताकि हमें मालूम पड़े कि पॉलन ग्रेन कितने विभिन्न प्रकार के दिख सकते हैं, कलर्स हो सकते हैं, उनके डिजाइन हो सकते हैं, शेप, ठीक है, साइजेस, बहुत कुछ वेरिएबल होता है. तो ये सभी पॉलन ग्रेन्स हैं. दिस इज ऑल्सो अ पॉलन ग्रेन, दिस इज ऑल्सो अ पॉलन ग्रेन, ये भी एक पॉलन ग्रेन है, ये भी एक पॉलन ग्रेन है. हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं जमीन आसमान का अंतर हो सकता है साइजेस में, अंतर हो सकता है शेप के अंदर, अंतर हो सकता है कलर के अंदर. पॉलन ग्रेन जो है अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग कलर के हो सकते हैं, अलग अलग शेप, अलग अलग साइजेस के हमें वो मिल सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट. स्पीशीज वाइज डिफरेंट है ये बात. एनसीईआरटी हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक इमेज देती है पॉलन ग्रेन का पिक्चराइजेशन करके, और वो पॉलन ग्रेन्स कुछ इस प्रकार से नजर आते हैं जहां पर उनकी आउटर मोस्ट लेयर जो है उसके अंदर स्पाइक्स हो सकते हैं. ठीक है, कई बार आउटर मोस्ट लेयर जो है वो रफ हो सकती है, कई बार आउटर मोस्ट लेयर जो है वो स्मूथ भी हो सकती है. ठीक है, तो देयर कैन बी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. पॉलन ग्रेन की आउटर मोस्ट लेयर अलग अलग हो सकती है. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि हमने अभी देखे एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट में. ओके, तो आई होप दैट आप सभी को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ आ गया होगा. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेसिकली क्या बोलता है कि स्पोरोजेनस टिश्यूज जो होते हैं उसमें हर एक सेल की काबिलियत होती है कि वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सके या 4 माइक्रोस्पोर्स को राइज दे सके. ठीक है, मतलब कि एक पॉलन मदर सेल ये काम कर सकता है. ओके, नाउ अब ये पॉलन ग्रेन का आगे डेवलपमेंट कैसे होगा वो वाला पॉइंट हम अब देखेंगे. ठीक है, लेकिन पॉलन ग्रेन्स लिबरेट कब होते हैं? जब एंथर जो है वो डिहाइड्रेट होने के कारण से डेहिसेंस हो जाता है उसका, और पॉलन ग्रेन्स जो है वो लिबरेट हो जाते हैं. ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारे यहाँ तक की बात हमारे सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी विल स्टडी इज पॉलन ग्रेन की डिटेल्स. ठीक है, सो वी विल नाउ स्टडी द पॉलन ग्रेन्स प्रॉपरली क्या होता है. ठीक है, चलो देखते हैं. तो पॉलन ग्रेन का साइज कितना हो सकता है? पहले तो ये तो कुछ एक 25 से 50 माइक्रोमीटर की रेंज में पॉलन ग्रेन्स फॉल होते हैं डायमीटर वाइज अगर हम जाएं तो. और अब इनका जनरलाइज्ड अपीयरेंस स्फेरिकल होता है. ठीक है, जनरली बोल रहे हैं यहाँ पर, मैंडेटरीली नहीं, मतलब कि पॉलन ग्रेन जो है वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल शेप के भी हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन जनरली गोल होता है, राउंड अपीयरेंस उनका होता है. अब पॉलन ग्रेन के ये पूरे डिटेल्स पढ़ने के पहले हम लोग जो है इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो डिटेल्स देखेंगे तो हमें बहुत क्लियर हो जाएंगी काफी चीजें. तो ध्यान देके देखो सभी लोग, मैं यहाँ पर पॉइंटर का इस्तेमाल कर रही हूँ आप लोग को क्लियरली विजिबल हो ताकि यहाँ देखते हैं. ठीक है, तो ये एक पॉलन ग्रेन है पूरा. ओके, दिस इज अ पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन की लेयर्स होती हैं उसको कवर करती हुई. एक होती है पॉलन ग्रेन को कवर करती हुई इनर लेयर, इनर लेयर को बोलते हैं इंटाइन. ठीक है, इंटाइन. और एक होती है पॉलन ग्रेन को कवर करती हुई थोड़ी सी रफ टाइप की लेयर, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन. ठीक है, तो पॉलन ग्रेन की 2 लेयर्स होती हैं, इंटाइन और एक्साइन. ठीक है, इंटाइन लेयर का कॉम्पोजिशन एक्साइन लेयर के कॉम्पोजिशन से डिफरेंट होता है. ओके, और फिर हम देखते हैं पॉलन ग्रेन के अंदर हमें दिख रहे होते हैं 2 सेल्स. ठीक है, ये 2 सेल्स में एक सेल है इनके पास में वेजिटेटिव सेल, और एक सेल है इनके पास में जनरेटिव सेल. जो थोड़ा सा बड़ा सेल दिख रहा है जिसके पास में ज्यादा साइटोप्लाज्म है उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा या स्पिंडल शेप का सेल दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव सेल. ठीक है, तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन. ओके, तो हमें क्या क्या पॉइंट समझ में आए कि कैसा स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन? एक डबल लेयर, एक 2 लेयर स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन.
टू लेयर्ड वॉल होती है उसकी मतलब, ठीक है। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एज इंटाइन, ठीक है। अब पहले हम डिटेल्स देखते हैं एक्साइन की। तब आप लोगों को ये जान के थोड़ा अलग लगेगा कि 500 मिलियन साल पुराने, 500 मिलियन साल पुराने फॉसिल्स पॉलन ग्रेन के जब मिले, तब वो पॉलन ग्रेन के फॉसिल्स जो थे वो इंटैक्ट फॉसिल्स मिले, ठीक है। मतलब कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एकदम बराबर तरीके से है, ठीक है, डैमेज नहीं हुआ। और ये फॉसिल्स 500 मिलियन साल पुराने हैं। मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स की क्षमता है कि वो काफी लंबे समय तक अनडैमेज्ड फॉर्म में प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। तो उनको ये प्रॉपर्टी देने वाले कि उनका जल्दी नाश ना हो या वो जल्दी खराब ना हो, ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इनकी आउटर मोस्ट लेयर के ऊपर, जिसका नाम होता है एक्साइन, दिस वन, ठीक है। तो ये जो एक्साइन लेयर है इसका कॉम्पोजिशन होता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन ज्यादा होता है इसके अंदर, और वो है स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। तो हम यहां देखते हैं दैट द pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenins, ठीक है। Now what is this sporopollenin? This sporopollenin is basically a complex kind of compound made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and some other compounds, ठीक है, and cross-linked polymers, okay। स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा कंपाउंड है बच्चा लोग जिसके ऊपर एसिड का भी रिएक्शन फेल है और एल्कली का भी, मतलब कि ये एसिड स्टेबल भी है और बेस में भी स्टेबल है। एक ऐसा कंपाउंड जो कि एसिड के अंदर भी खराब नहीं हो रहा और बेस के अंदर भी खराब नहीं हो रहा, हाई टेम्परेचर की टॉलरेंस शो कर रहा है। इस प्रकार का अद्भुत सा एक कंपाउंड है स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। और ये स्पोरोपोलिनिन होने के कारण से ही पॉलन ग्रेन्स जो हैं इनकी लाइफ जो है इतनी लंबी हो गई कि हमें 350 मिलियन साल पुराना जो फॉसिल है पॉलन ग्रेन का वो भी एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है, इंटैक्ट नजर आ रहा है, ठीक है। तो द हार्ड आउटर लेयर is called as the exine, which is made up of sporopollenin, which is one of the most resistant organic material known, thereby acid, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen ये जब मिक्स होते हैं तो अपने आप मान लेने के, दिमाग में बिठा लेने के कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, ठीक है, क्योंकि उसमें सब कुछ है। It can withstand high temperature and strong acids and strong alkali, ये एक हाई टेम्परेचर के अंदर भी स्टेबल है, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली का भी कोई असर नहीं होता है, ठीक है। और अभी तक की तारीख में कोई प्रॉपर एंजाइम भी खोजा नहीं जा पाया साइंटिस्ट के द्वारा जो कि इस स्पोरोपोलिनिन को जो है कैटेलाइज कर सके, इसको तोड़ सके, इसको ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है। तो लाइक हाउ ब्यूटिफुल द नेचर इज। एंड ऐसे ही नहीं फ्लावरिंग प्लांट्स ने जो है जमीन पे ऑक्यूपेंस कर लिया होगा, ठीक है। अर्ली हिस्ट्री एवोल्यूशन की जब देखी जाए तब हमें ये समझना पड़ेगा कि अडेप्टेशंस लेके आए होंगे ये लोग लैंड के ऊपर इन्वेड करने के लिए, लैंड के ऊपर रहने के लिए और फैलने के लिए भी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया pollen grain exine has prominent apertures called as germ pores। अब ये क्या चीज है तो यहां पर देखते हैं एक मिनट, ये वाला पॉइंट देखो, ये आपको दिख रहा है एक जर्म पोर, ये दिख रहा है दूसरा जर्म पोर और ये दिख रहा है तीसरा जर्म पोर, ठीक है। तो एक पॉलन ग्रेन के पास 3 जर्म पोर हमें दिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा 3 भी हो, कभी कभी 1 भी हो सकता है, जैसे कि मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर जनरली 1 होता है और डाइकॉट प्लांट्स के अंदर 3 जर्म पोर्स होते हैं, ठीक है। ये जर्म पोर क्या चीज है? ये जर्म पोर वो जगह है जो कि इस पूरे रेजिस्टेंट एरिया के अंदर एक वीक पॉइंट है, ठीक है, एक वीक पॉइंट है ये जर्म पोर। ये स्पोरोपोलिनिन की कवरिंग इतनी टफ और इतनी स्ट्रांग है, लेकिन ये जर्म पोर एक वीक पॉइंट है और ये वीक पॉइंट ही अलाउ करता है पॉलन ट्यूब को बाहर की तरफ आने के लिए। मतलब कि जर्म पोर नहीं होता अगर तो पॉलन ट्यूब बन के बाहर ही नहीं आ पाती, तो हम बोलते हैं कि फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता, isn't it? तो अब समझ में आया आप लोगों की जर्म पोर का मेन फंक्शन क्या है। जर्म पोर विल अलाउ दी वी कैन से द ट्यूब, pollen tube should come out from the germ pore. Is this done? तो इतना सबको समझ आ गया, ठीक है। तो हमारे ये वाले सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है पॉलन ग्रेन की वॉल, डबल लेयर होती है, एक्साइन बाहर की तरफ स्पोरोपोलिनिन नाम के एक रेजिस्टेंट कंपाउंड से बना हुआ होता है जिसका टेम्परेचर जो कि हाई टेम्परेचर के अंदर भी खराब नहीं होता, हाई एसिड कंटेंट, हाई एल्कली सबको झेल सकता है।
अब आते हम लोग जर्म पोर पे। जर्म पोर हमने बोला स्पोरोपोलिन की जो एक्साइन लेयर है इसके अंदर जर्म पोर्स वीक पॉइंट हो जाते हैं। ये पॉइंट्स पॉलन ट्यूब की एग्जिट को अलाउ करते हैं। ठीक है, जर्म पोर का नंबर 1 से 3 हो सकता है वेरिएबल, जहां पर 1 जनरली मोनोकॉट प्लांट्स में होता है और 3 जनरली डाइकॉट प्लांट्स में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं द एक्साइन एग्जिबिट्स फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन्स। जो एक्साइन का डिजाइन हमने बनाया ना, ये ऐसे जरूरी नहीं कि ऐसे गोल गोल और बाहर की तरफ निकला हुआ ट्यूबरकल टाइप ही हो, नॉट नेसेसरी। ठीक है, इट कैन बी वेरिएबल एंड द वेरिएंट्स वी ऑल कैन सी ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर। ठीक है, तो आप सबको दिख रहा होगा कि एक्साइन की जो पॉसिबिलिटी है अरेंजमेंट की वो कितनी अलग अलग तरीके से, मैट लाइक भी हो सकती है, ट्यूबरकल की तरह भी हो सकती है। ठीक है, रेडिएशंस भी दिख रही है हमको गोल गोल। ठीक है, हमें दिख रहा है कि ये होल्स वाली भी हो सकती है, अपर्चर्स जैसी अलग सी। ठीक है, तो इट कैन बी स्ट्राइटेड ऑल्सो, इट कैन बी डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट डिजाइन्स। ओके, नाउ दैट वाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड? हमें तो पता चल ही गया है ना कि एक्साइन हार्ड क्यों होना चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए, और थोड़ा हम बोलेंगे लंबे टाइम तक सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी दे इनको, या जब ये पॉलिनेशन के समय इधर से उधर जा रहे हो विंड से, किसी भी और चीज से टकरा के एक्चुअल में इनके अंदर के सेल कंटेंट को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। ठीक है, दूसरा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जर्म पोर? जर्म पोर का फंक्शन मैंने बताया आप लोग को, ट्यूब को बाहर निकलने के लिए अलाउ करता है पॉलन ट्यूब को। ठीक है, तो स्पोरोपोलिन के बारे में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है। इट इज अ हाईली क्रॉस लिंक पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्टेबल एंड इज found chemically intact in the sedimentary rocks some 500 million years old. Okay, so this is all the beauty of the sporopollenin. The next we are going to study is the inner wall. मैंने outer wall बता दी, अब हम inner wall की details देख लेते हैं। तो inner wall basically जो है उसको हम लोग बोलते हैं intine। ठीक है, वो भी हार्ड सब्सटेंस की बनी हुई है, पर इतना हार्ड नहीं जितना कि स्पोरोपोलिन था। ठीक है, तो हार्ड सब्सटेंस जैसे कि प्लांट के सेल वॉल में जो जनरली पाया जाता है वो, मतलब कि सेल्यूलोज और पेक्टिन, इनकी बनी हुई होती है ये। लेकिन ये जो लेयर है ये कंपैरेटिवली हमारी जो एक्साइन लेयर है उसके कंपैरिजन में थिन होती है। ठीक है, तो जो दोनों ही लेयर्स हैं उसके अंदर उनके अंदर थिकनेस का वेरिएशन है, उनके अंदर कॉम्पोजिशन का भी वेरिएशन है। द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एज इंटाइन। इट इज थिन continuous layer made up of cellulose and pectin. Now what this continuous word will mean over here? इसका ये मतलब है कि जैसे हमने जर्म पोर देखे थे, ठीक है, एक्साइन लेयर के अंदर, वैसे इनके पास में जर्म पोर प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो दिस इज अ कंटिन्यूअस लेयर जिसका आप लोगों को फोटोग्राफ यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ ऑलरेडी। तो ये देखो, ये पूरी की पूरी कंटिन्यूअस लेयर है अंदर की तरफ वाली, इसके अंदर कोई हमें अलग से ओपनिंग देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, फिर आता है अंदर की तरफ एक्साइन, एंटाइन, और उसके अंदर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म जो है उसके आसपास में डेफिनेटली एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, और जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है तब उसके पास 2 सेल्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है वो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि डेफिनेटली वो न्यूट्रिशन स्टोर करने वाला सेल है, बेसिकली वो फूड रिजर्वायर की तरह काम करता है। ठीक है, और इसीलिए वेजिटेटिव सेल जो होगा इट विल ऑलवेज बी हैविंग मोर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, इट विल ऑलवेज अपीयर लिटिल बिट लार्जर व्हेन कंपेयर्ड टू द जनरेटिव सेल। ठीक है, तो ये हमें पॉइंट समझ में आया कि वेजिटेटिव सेल का मेन रोल क्या है, कि ये बड़ा क्यों है। और दूसरा दिखते हैं जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल जो है ये छोटू होगा डेफिनेटली, और ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगा वेजिटेटिव सेल के। अभी तो ऐसा नहीं दिखा हमें पहले देखो यहाँ पे फोटोग्राफ में क्या दिखता है, ध्यान देना। हाँ, पहले दिखता है फोटोग्राफ में हम लोगों को कि ये सेल जो है जनरेटिव सेल, ठीक है, और ये वाला जो सेल है वेजिटेटिव सेल, ये दोनों अलग अलग सेल्स हैं, राइट। ये बनता ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद में, मैच्योरिटी गेन करने के बाद में, थोड़े ही टाइम के बाद में ये जो जनरेटिव सेल है ये वॉल को जो चिपका हुआ था पहले उसको लूज कर देगा। ठीक है, तो वो वॉल से हट जाएगा और हटने के बाद में बेसिकली ये इस वाले सेल के साइटोप्लाज्म में समा जाएगा। अब हमें बेसिकली ऐसा कुछ मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, तो सेल के अंदर सेल आ जाएगा। वेजिटेटिव सेल विल एंटर इनटू द जनरेटिव सेल विल एंटर इनटू द वेजिटेटिव सेल ओनली। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में एक
जनरेटिव सेल जो है वो फ्लोटिंग टाइप का अपीयर करने लगेगा बाद में, ठीक है। तो इट इज फ्लोटिंग इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, इट इज स्पिंडल शेप with a dense cytoplasm and one nucleus, ठीक है। So these are some of the things which we have got up to now, ठीक है। क्या क्या समझ में आया बता दो। समझ में ये आया कि पहले तो जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल अलग अलग होते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद में जनरेटिव सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाएगा, और अब हमें ऐसा नजर आएगा कि वेजिटेटिव सेल है, उसका साइटोप्लाज्म है, उसमें न्यूक्लियस है, और उसी के अंदर प्रेजेंट है कौन, न्यूक्लियस के ही पास में साइड में प्रेजेंट है कौन, जनरेटिव सेल। और वो डायग्राम आप लोगों को कुछ इस प्रकार का नजर आएगा, ठीक है, जहां पर ये है वेजिटेटिव सेल, उसका साइटोप्लाज्म, ये है जनरेटिव सेल, उसका न्यूक्लियस, उसका साइटोप्लाज्म येलो कलर से, और ये है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस बड़ा सा, ठीक है। तो एक सिंगल टाइप का सेल हमें नजर आने लगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तो करीबन 60%, 100% अगर एंजियोस्पर्म्स हैं तो उसमें से 60% जो है उनके पास में पॉलन ग्रेन इस प्रकार के 2 सेल स्टेज के अंदर ही रिलीज होते हैं, ठीक है। 2 सेल स्टेज मतलब कि ये वाली बाय सेल्यूलर फॉर्म ऑफ पॉलन, ठीक है, जहां पर एक वेजिटेटिव सेल है, उसके अंदर एक जर्मिनेटिव सेल है, ठीक है। और कुछ 40% पौधे ऐसे होते हैं एंजियोस्पर्म्स में जिसके अंदर ये जनरेटिव सेल जो है ये डिवाइड कर लेता है, ठीक है, डिवाइड कर लेता है माइटोटिकली। तो जनरेटिव सेल विल डिवाइड माइटोटिकली और फिर ये 2 मेल गैमीट बना देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो स्टेज हो जाएगी वो स्टेज हो जाएगी 3 सेल की स्टेज, जहां पर एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, और तीसरा सेल ये है जिसके अंदर ये दोनों सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ अब हम इन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स को जनरेटिव सेल नहीं बोल के हम उनको डायरेक्टली स्पर्म सेल्स बोलना चालू कर देंगे, ठीक है। तो in the remaining species the generative cell divides mitotically to give rise to the 2 male gametes before pollen grains are shed, 3 cell stage में shed होते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया है सभी लोगों को? समझ में आ गया कि 2 cell stage अगर होती है तो उसमें हमें क्या बोलना है, generative cell in cytoplasm of vegetative सेल, इस प्रकार से है अगर तो ये हो जाएगा 2 सेल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 3 सेल स्टेज, और 3 सेल स्टेज में आ जाएगा जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 स्पर्म्स, ठीक है। यहां लिख रही हूं माइटोटिक डिवीजन किया, ठीक है। ये हुआ पहले तो, और इसीलिए हम बोलेंगे यहां पर बोलने वाला पॉइंट क्या है, 2 sperm cells in 1 vegetative cell, मतलब कि एक 3 सेल स्टेज आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द केस ऑफ 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स एंड दिस इज गोइंग टू बी द केस ऑफ द 60% ऑफ द टोटल एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि पॉलन ग्रेन के बारे में हम लोगों को समझ में आए। अब हम लोगों को ये भी देखना है कि काफ़ी सारे लोगों को आपने ऐसे नोटिस किया होगा, मॉर्निंग में जैसे ही बाहर निकले, जॉगिंग के लिए गए या सुबह जस्ट बाहर निकले ही हैं और छींकना चालू हो गया सर्दी, ठीक है, और हम बोलेंगे कि रनी नोज, आंखें जलने लगी, 1 छींक नहीं, 2 छींक नहीं, 3 नहीं, 10 12 छींकते जा रहे हैं। ऐसे लोगों को होती है जनरली पॉलन या डस्ट एलर्जी, ठीक है। अब पॉलन एलर्जी जो रहती है, डैंडर की भी एलर्जी हो सकती है कई बार लोगों को, जैसे कि फीकल मैटर ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, मान लो कि काउ डंग पड़ा है सड़क के ऊपर, ठीक है, और काउ डंग जो है उसके कुछ एक पार्टिकल्स ड्राई होने के कारण हवा के साथ मिक्स हो गए, ठीक है, और फिर ये हवा जो है ये इनहेल कर ली किसी इंसान ने, तो उसको वैसी भी एलर्जी हो सकती है। वैसी एलर्जी को हम लोग बोलते हैं डैंडर एलर्जी, ठीक है, डैंडर एलर्जी है ना, जो कि फीकल मैटर से हुई। एक एलर्जी होती है धूल की एलर्जी, डस्ट एलर्जी, ठीक है, और एक एलर्जी हम बोल रहे हैं पॉलन ग्रेन की एलर्जी। तो पॉलन ग्रेन्स बहुत सारे स्पीशीज के ऐसे हैं जिनके प्रोटीन्स जो कि आउटर मोस्ट लेयर पे हैं, उनके वो प्रोटीन्स जो हैं वो ह्यूमन के नेजल ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते से ही और इम्यून रिएक्शंस इनिशिएट हो जाती हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है। मतलब उनको हमारी बॉडी जो है फॉरेन मान रही है, बिल्कुल टॉलरेंस शो नहीं कर रही है उन पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन्स के प्रति, और इमीडिएटली इम्यून रिएक्शंस चालू होके इंसान छींकना, खांसना, स्नीजिंग एटसेट्रा चालू हो जाता है, ठीक है।
तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये अगर कभी कभार किसी इंसान को हुई तो दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग, पर अगर ये बहुत रेगुलर बेसिस पे होना चालू हो जाती है देन दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ एलर्जी। एंड एलर्जिक कंडीशंस जो होती हैं ये जनरली लो इम्यूनिटी को इंडिकेट करती हैं। मतलब कि अगर कोई इंसान को बहुत ज़्यादा एलर्जी है तो कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी जो है वो वीक है, और वीक इम्यूनिटी डाइट के कारण भी हो सकती है, और वीक इम्यूनिटी जो है वो कहीं ना कहीं पेरेंटल हिस्ट्री से भी लिंक्ड हो सकती है। ठीक है, मतलब कि जेनेटिकली भी अफेक्ट हो सकती है इम्यूनिटी डेफिनेटली। ठीक, तो इसीलिए कोशिश ये करें कि अगर कोई भी प्रकार की एलर्जी है तो एलर्जिक कंटेंट से दूरी बनाने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि अगर जब पॉलन ग्रेन की एलर्जी किसी इंसान को होती है तो उसके साथ में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो सिम्टम्स के लिए मैंने यहाँ पर एक पिक्चराइजेशन आप लोगों को दिखाया है, जहाँ आप देखो हेडेक, ठीक है, सर दर्द होने लगेगा, नींद आने लगेगी, स्लीपी, ठीक है, क्रैंकी फीलिंग आने लगेगी, ठीक है, और स्किन अजीब सी हो जाएगी, क्रैंकी सी, ठीक है, आंखें वाटरी हो जाएंगी, पफी आईज हो जाएंगी, ठीक है, फेस के एरियाज में, मसल्स में, दांतों में, जबड़े में पेन भी फील हो सकता है। ठीक है, नोज प्लग हो जाएगी, मतलब कि म्यूकस इतना भर जाएगा कि नोज प्लग हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। स्क्रैची, क्योंकि उस इंसान को ड्राई फीलिंग आ रही है तो वो खुजालेगा अपने हाथ पैर गले, ठीक है, फेस पे, इस प्रकार से इची फीलिंग भी रहेगी, उसको स्क्रैच भी करेगा वो, कफ भी होगा, और रैशेस भी उसके पास में प्रेजेंट हो सकते हैं फेस, नेक, हैंड एरिया पे। और ये कारण जो है ये सब बताते हैं कि इंसान को एलर्जी है। ठीक है, तो एलर्जी के उपायों में एक आध पॉइंट ये ध्यान रखो हमेशा कि विटामिन सी इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। विटामिन सी इंटेक ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं, मालूम पड़ा कि गोलियां खाए जा रहे हैं विटामिन सी की, परंतु अगर एक डेली बेसिस पे एक इंसान नींबू पानी या लिम सी टैबलेट्स या ऐसा कुछ लेता रहे तो उसका इम्यूनिटी लेवल जो है वो बेटर रहेगा। आंवला भी ले सकते हैं, इंडियन आयुर्वेदिक उपचारों के अंदर तो ढेर लगा हुआ है विटामिन सी के सोर्सेज का, राइट। तो ये सब चीज़ें जो हैं दे कैन प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम दीज काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस। ऑल्सो नाउअडेज एसी वगैरह में रहते हैं, ठीक है, जनरली, और बाहर निकलते नहीं हैं, और अचानक से बाहर निकले तो एलर्जी होती है। तब ये सारी जो पॉइंट्स है इसमें ये भी पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा ही कि हमेशा ही अपने आप को किसी पर्टिकुलर एक ही जगह के आदी मत बनाओ, आदत नहीं डालनी। ठीक है, हमेशा बाहर निकलते रहें, घूमते रहें, छोटी मोटी चीज़ों में डिजीज़ हो जाएगी करके डर के ना बैठें। ठीक है, कोरोना वायरस इन्फेक्शन में बाहर ना जाएं, वो नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से डर के बैठना ये गड़बड़ होती है। चलो तो आगे देखते हैं। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पेशल causes severe allergies and bronchial afflictions in some people leading to chronic respiratory diseases। ठीक है, ये पूरे के पूरे डिजीजेस कौन सी होती हैं? क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस। और क्रॉनिक शब्द का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग टर्म। ठीक है, चलिए, रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे कि अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रोंकस शब्द से है। ठीक है, और आइटिस का मतलब हो जाता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो ब्रोंकस का इन्फ्लेमेशन होना, तो मतलब सोचो कि अगर ब्रोंकस का इन्फ्लेमेशन हो गया तो रेस्पिरेटरी तो पाथवे कम हो गया, और पाथवे कम हो गया तो एयर का जो बाहर जाना है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से इंसान को जनरली एक्सपिरेशन में डिफिकल्टी आना चालू जाती है, और इसीलिए बोलते हैं दम घुटने वाली फीलिंग, और एस्थमा को इसीलिए दमा भी बोलते हैं, दमा, वही रीज़न है क्योंकि उसको दम घुटने ऐसी फीलिंग उसमें आ सकती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई, समझ में आ गई हैं। कुछ एक पॉलन ग्रेन्स इंडिया में बाहर से आए, ठीक है, मतलब कि कुछ एक प्लांट्स इंडिया में बाहर से आए, इसको हिंदी भाषा में बोलते हैं गाजर घास। तो ये वाला पौधा सभी लोगों ने देखा ही हुआ होगा। ठीक है, जिसमें कि मैंने छोटे बच्चों को इस पर्टिकुलर फ्लावर को उखाड़ के और फूल गोभी की तरह ट्रीट करते हुए देखा है। वो लोग फूल गोभी समझते हैं इसको। ठीक है, तो फूल गोभी सबने सुनी है, कॉलीफ्लावर उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो काफ़ी बच्चे इसको फूल गोभी समझ के और पता नहीं क्यों तोड़ के फूल गोभी दिख रही है ये ऐसे करके बात करते हैं, परंतु दिस इज़ नॉट फूल गोभी। ठीक है, एंड दिस इज नीदर अ मिनिएचर कॉपी ऑफ फूल गोभी। ठीक है, इन फैक्ट दिस इज कॉल्ड एज गाजर घास और कैरेट ग्रास, ऑल्सो कॉल्ड एज पार्थेनियम, विच हैज़ बिकेम अ वीड इन इंडिया। ठीक है, ये वीड हो गई है और ये किसी भी काम की नहीं है, ये सिर्फ एक वीड है, मतलब कि ये जहाँ उग जाती है वहाँ पूरा का पूरा एरिया ये ऑक्यूपाई करने की काबिलियत रखती है। गाजर घास की ग्रोथ बहुत फास्ट रेट पे होती है और ये क्रॉप्स के लिए ज़मीन नहीं छोड़ती, और ज़मीन छोड़ती भी है अगर तो उसमें फर्टिलिटी नहीं छोड़ती, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट तो ये लेके बैठ जाती है, तो वहाँ पर जो है खेती करना आसान नहीं होता।
ठीक है, इसीलिए पार्थेनियम को एक वीड कंसिडर किया गया है, कैरेट ग्रास बोलते हैं इसको। ये इंडिया में कैसे आई? ये इंडिया में नहीं थी, ये कैसे आई? हम लोग पहले ज़माने में जब हमारे पास में पॉपुलेशन का रेट बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से इंक्रीज होने लगा, लेकिन हमारे पास में रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज नहीं थे उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, तो बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे गेहूं और चावल वगैरह। ठीक है, उस बाहर से इंपोर्ट करे हुए गेहूं के साथ में ये गाजर घास जो है ये बाय चांस आ गई, और बाय चांस आने के बाद में अब ये सब जगह पाई जाती है, सर्वत्र यूबिक्विटस हो गई, एवरीवेयर। ठीक है, यूबिक्विटस का मतलब होता है एवरीवेयर, और ये पॉलन एलर्जी का वन ऑफ द मेन रीजंस है। ठीक है, तो पॉलन एलर्जी जो है उसमें ये वाली ग्रास की एलर्जी तो काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली पाई जाती है। एक और पॉइंट देखते हैं हम लोग कि बी पॉलन जो है, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन्स दिख रहे हैं सभी लोगों को। ठीक है, तो ये बी दिख रही है और ये पॉलन ग्रेन्स दिख रहे हैं, राइट। तो बी का पॉलन ग्रेन से काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि हम देखेंगे आगे पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन में बहुत बड़ा योगदान प्ले करते हैं। लेकिन पॉलन ग्रेन्स जो रहते हैं ना बच्चा लोग, ये है क्या चीज बताओ? पॉलन ग्रेन्स जो हैं दे आर माइक्रोस्पोर्स, वी नो। ठीक है, पर ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, कोई मुझे बता सकता है क्या कि पॉलन ग्रेन्स आर एक्चुअल में मेल गैमीट्स? वी ऑल कैन से दिस, मेल गैमीट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, दे हैव सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं कि अगर पॉलन ग्रेन्स को कोई खाता है तो उसके अंदर मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स आर रिचली सप्लाइड विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट ढेर सारे होते हैं, और ये समवेयर मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पार्ट करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स की रिचनेस पाई जाती है इसके अंदर, और मेल कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पार्ट भी करता है। इसीलिए पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करके लोगों ने मेडिसिनल तौर पर लेना चालू कर दिया। ठीक है, डॉक्टर के सजेशंस के बाद में, ऐसे ही नहीं मालूम पड़ा पॉलन ग्रेन तोड़ तोड़ के खाना चालू, ये नहीं है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स जो है डॉक्टर्स के सजेशन के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज के अंदर खाए जाते हैं। ठीक है, और उसके लिए क्या क्या रीजन है, व्हाट आर द डिफरेंट रीजन जिसके कारण पॉलन ग्रेन खाए जाते हैं, उसमें आई हैव टेकन वन वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट फॉर एवरीवन ओवर हियर, व्हिच इज दिस, द बी पॉलन्स। ठीक है, ये क्या क्या कर सकते हैं? ये एक इंसान की लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं। हाउ? फ्री रेडिकल्स होते हैं इनके अंदर, फ्री रेडिकल्स की न्यूट्रलाइजिंग क्षमता होती है इनके अंदर। जैसे कि ग्रीन टी पीते हैं लोग तो क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसमें, वैसे ही पॉलन ग्रेन्स के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। और अगर फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए तो समवेयर हम बोलेंगे कि हमारे ऑर्गन डिजेनरेशन जो है उसका रेट स्लो हो जाएगा। इस हिसाब से एक इंसान की लाइफ थोड़ी सी लंबी हो सकती है। सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है ये एफ्रोडिसियाक है। एफ्रोडिसियाक का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर को इंक्रीज करने वाला। ठीक है, तो इट इज एन इफेक्टिव एफ्रोडिसियाक ऑल्सो दैट इट इंक्रीजेस द सेक्सुअल डिजायर, इंक्रीजेस द सेक्सुअल डिजायर। ठीक है, इन केस ऑफ मेल मेनली। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द मसल्स in the body and thereby I said that it may impart the masculine characteristics. ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स क्लियरिंग अप द एक्ने, पिंपल्स को भी और एक्ने को भी कम करता है। हालांकि पिंपल और एक्ने अलग अलग होते हैं, ठीक है, फिर भी ये एक्ने को कम करता है। यहाँ पर एक्ने हमेशा पॉइंटेड होते हैं, ठीक है, और एक्ने के अंदर व्हाइट कलर का फ्लूइड भरा हुआ होगा, और पिंपल जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं और उसमें जनरली रेड कलर का फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, ऐसा तो एक्ने और पिंपल में डिफरेंस होता है बच्चा लोग। यहाँ पे एक्ने की बात हो रही है, ये उसको कम करेगा क्योंकि ये सीबम प्रोडक्शन को कम करेगा। ठीक है, ये बॉडी में ऑयल प्रोडक्शन को कम करेगा फेस के ऊपर। न्यूट्रिटिव काफी ज्यादा है ये, और इम्प्रूव करता है फर्टिलिटी को इन केस ऑफ मेल मेनली। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड एनर्जी। नाउ व्हाट इज एंड्योरेंस? एंड्योरेंस इज द कैपेबिलिटी, मसल की पावर की बात होती है। ठीक है, तब काफी लोग जो होते हैं, अगर उनको सिंपल जैसे बोल दिया जाए किसी इंसान को, एक रफ इमेजिनेशन बताती हूँ, ठीक है, किसी को बोल दिया गैस टंकी उठाओ, तो बिल्कुल मतलब गैस की टंकी उठाओ, तो गैस की टंकी उठाने में वो पूरा ऐसे करके शिवर हो जाएगा कोई इंसान। ठीक है, और किसी इंसान को बोला गैस टंकी उठाओ तो फटाक से उठा दी। दो अंतर आ गए। किसी किसी के हाथ पैर जो है कांप जाते हैं, ये कांपे नहीं अगर तो एंड्योरेंस अच्छी है, मतलब कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी अच्छी है, और अगर कांप जाए तो एंड्योरेंस अच्छी नहीं है। ठीक है, एनर्जी, स्ट्रेंथ और इन सबको इंप्रूव करता है ये। हिस्टामिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है ये, मतलब कि एंटी एलर्जिक हो गया। अब तुम अचंभित हो जाओगे कि पॉलन ग्रेन खाने के ऊपर एलर्जी कम होती है और पॉलन ग्रेन इनहेल करने पे एलर्जी हो सकती है। ठीक है, तो बड़ी अजीब सी बात है। रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ हिस्टामिन विच मेक्स इट गुड रेमेडी फॉर एलर्जीज। ठीक है, तो खाने पे एलर्जी कम हो सकती है और स्मेल करने पे एलर्जी बढ़ सकती है।
ठीक है। इट कैन ऑल्सो हेल्प रिड्यूसिंग द एजिंग ग्रोथ, जो मतलब इंसान की एज बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है कहीं ना कहीं, रिंकल्स आने में रोक लगा सकता है कहीं ना कहीं, और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स को भी ये थोड़ा कम करता है। तो ये हुआ पॉलन ग्रेन के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, और इसीलिए आजकल फैशन हो गया है पॉलन की टैबलेट खाने का सप्लीमेंट के तौर पर, फूड सप्लीमेंट के तौर पर। और वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी हैं वहां पर पॉलन प्रोडक्ट्स जो हैं टैबलेट सिरप इनके फॉर्म में पाए भी जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्यों कर रहे हैं, समवेयर आई सेड मसल पावर इंक्रीज करेगा और मसल एंड्योरेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसीलिए काफी सारे एथलीट्स जो हैं अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए पॉलन ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, खाते हैं। ऑल्सो जिन हॉर्सेस को रेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनको भी पॉलन के बने हुए प्रोडक्ट्स देते हैं ताकि वो बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएं रेसेस में या किसी भी स्पोर्ट्स में। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, ये जो कि हमें समझ में अभी तक आए। अच्छा, अब एक दो पॉइंट्स और बाकी रहते हैं हमारे पास में, वो ये है कि क्या होती है पॉलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी। जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन की बात करें, ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के केस में जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं, स्पर्म्स, उनकी वाइबिलिटी होती है मतलब कि कब तक सर्वाइव कर सकते हैं वो 48 से 72 आवर्स। एक बार अगर वो मेल की बॉडी के बाहर चले गए तो मतलब कि आफ्टर इजैक्यूलेशन स्पर्म की वाइबिलिटी होती है 48 से लेकर 72 घंटे। ऐसे ही पूछा जाए अगर तो कि पॉलन ग्रेन की कितनी वाइबिलिटी हो सकती है कि शेड होने के बाद में इनको कितनी जल्दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचना है या पहुंचना पड़ेगा, अदरवाइज इनकी जो इफेक्टिवनेस है वो लॉस्ट हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट वेरिएबल रहेगा। कुछ एक पौधों के अंदर कुछ घंटों के भीतर पहुंचना पड़ता है, किसी किसी प्लांट के अंदर आधे घंटे में पहुंचना पड़ता है, किसी किसी प्लांट के अंदर महीने तक भी अगर पॉलन ग्रेन्स हवा में घूमते रहें और फिर भी पहुंचे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक तो भी वो वायबल रहेंगे। ठीक है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट when once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. ठीक है, how long do you think the pollen grains retain viability? यहाँ पर मैंने पॉइंट आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। The period for which pollen grain remains viable is highly variable, डिपेंड करेगा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशन पे, मतलब कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के ऊपर ये सब चीजें जो है ये एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करने वाली चीजें हैं। ठीक है, इन सम ऑफ द सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट, जैसे गेहूं और चावल के अंदर आधे घंटे के अंदर उनकी वाइबिलिटी खत्म हो जाती है अगर वो नहीं पहुंचते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक, मतलब कि स्टिग्मा तक। और कुछ एक प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें रोजेसी, लेग्यूमिनोसी, सोलानेसी फैमिली के मेंबर्स आते हैं जहां पर वाइबिलिटी जो है वो कई महीनों तक की भी पाई जा सकती है। ठीक है, तो लेग्यूमिनोसी, सोलानेसी और रोजेसी में रोज आ जाएगा, लेग्यूमिनोसी के अंदर हमारे पास पल्सेस आ जाएंगे और सोलानेसी में हमारे पास पोटैटो आ जाएगा, ब्रिंजल आ जाएगा, एटसेट्रा। ठीक है, अब लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल को पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखना है लंबे समय तक तो यह भी पॉसिबल है। इसमें क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, ठंडे टेम्परेचर में स्टोरेज करना पड़ता है। और क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स में क्रायो मतलब कि ठंडा टेम्परेचर, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब कि ठंडे टेम्परेचर में प्रिजर्वेशन करना। ठीक है, और वो टेम्परेचर जो है वो नीट और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे कई सालों से क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल बदला ही नहीं है वो क्वेश्चन, पता नहीं क्यों पूछ रहे होते हैं। और वो टेम्परेचर है -196 डिग्री सेल्सियस। पूछते हैं ऐसे कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, और वो होता है -196 डिग्री सेल्सियस। और इस प्रकार से ठंडे टेम्परेचर में स्टोर करने को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, सो दिस इज डन एंड दिस इज प्रोबेबली वेल अंडरस्टूड बाय एवरीवन राइट नाउ। ठीक है, तो इस प्रकार से पॉलन ग्रेन्स को पॉलन बैंक्स में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सीड बैंक में स्टोर कर सकते हैं, काफी जगहों पर स्टोर कर सकते हैं ताकि बाद में जब उनका इस्तेमाल करना पड़े तो वो effective हो। ठीक है, so these are some of the things with respect to the pollen grains. So now this particular topic is completed and in the very next lecture we will study the structure of the female reproductive unit of one flower. Okay, so bye everybody and please do not forget to comment और बताना जरूर कि आप लोग को लेक्चर में सब कुछ समझ में आ गया है कि नहीं।
Bye everyone. We'll meet in the very next lecture now.